नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। 1813 करोड़ की 212 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। लखनऊ के आम्रपाली योजना ग्राउंड दुबग्गा में इस सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई विधायक मौजूद रहेंगे। स्मार्ट सिटी लखनऊ, ग्रीन लखनऊ थीम के तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। 1813 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। 1813 करोड़ की 212 परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम करेंगे। लखनऊ के आम्रपाली योजना ग्राउंड दुबग्गा में आयोजित होगा इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई विधायक भी मौजूद रहेंगे। स्मार्ट लखनऊ, ग्रीन लखनऊ थीम के तहत ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन आज हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई दौरे प्रस्तावित हैं। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है प्रबुद्ध जन सम्मेलन, जिसमें सीएम योगी आज शिरकत करेंगे। 1813 करोड़ की 212 परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। लखनऊ के आम्रपाली योजना ग्राउंड दुबग्गा में आयोजित होगा यह सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। कई विधायक भी होंगे शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। स्मार्ट लखनऊ, ग्रीन लखनऊ थीम के तहत प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई यूपी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो शिरकत करने जा रहे हैं। 1813 करोड़ की तकरीबन 212 परियोजनाएं हैं, जिनका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो लखनऊ के आम्रपाली योजना ग्राउंड दुबग्गा में आयोजित होगा इस सम्मेलन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम योगी। 1813 करोड़ की 212 परियोजनाओं का लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। आम्रपाली योजना ग्राउंड दुबग्गा में सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई विधायक मौजूद रहेंगे। स्मार्ट लखनऊ, ग्रीन लखनऊ थीम के तहत ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और बात कर लेते हैं बिहार की मोतिहारी की, जहां पर एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची के सामूहिक दुष्कर्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक दूसरी घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। एक के बाद एक गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। कल नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की गुत्थी को पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि आज नाबालिग के साथ रेप कर, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। दोनों ही घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र में घटी हैं। एक दिन पहले ही गायब नाबालिग का शव आज दूसरे दिन बांसवाड़ी के ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि नाबालिग घर से मवेशियों के लिए घास काटने गई थी। गायब होने के बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, जिसके बाद परिजनों ने संग्रामपुर थाने में अपहरण का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन थाना पुलिस ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। 2 दिनों से गायब राजनंदिनी का शव आज दरियापुर पंचायत के पंचभिंडवा बांसवाड़ी से मिला है। मामले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो मोतिहारी से खबर, भीभत्स खबर, दिल दहला देने वाली खबर, जहां पर एक घटना का मामला शांत नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी घटना सामने आ गई मोतिहारी में। धर्मेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, मोतिहारी में एक घटना अभी तक ठंडी नहीं हुई थी, बवाल मचा हुआ था, जबकि दूसरी घटना नाबालिग के साथ रेप फिर गला रेत कर हत्या,
क्या कार्रवाई पुलिस ने की अब तक इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी क्षेत्र केसरिया थाना में 48 घंटा में 2 वारदात हुई थी। पहला एक गूंगी बच्ची को अपहरण कर रेप किया गया। उसके बाद पुलिस उसकी छानबीन कर रही थी। तब तक दूसरा घटना, शराब को लेकर गांव में शराब बेचने के खिलाफ गांव में लोग अब रोका तो शराबी ने शराब बेचने कारोबारी ने आकर बोला कि तुम्हारे घर का चिराग बुता देंगे। बच्ची गई घास काटने, उसके बाद उसको अपहरण करके कहीं ले जाकर हत्या करके, यानी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कपड़ा देखने के बाद लग रहा है कि दुष्कर्म है। पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस अभी पता लगा रही है कि आरोपी कौन है, लेकिन परिजनों का ये कहना है कि मैंने थाना पर गया अपहरण का केस करने के लिए, लेकिन पुलिस अपहरण का केस नहीं करता, मेरी बेटी का लाश मिला। पुलिस अगर चाहती तो तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर सकती। नहीं, अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। धर्मेंद्र पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, क्या कहना है? जनप्रतिनिधि सामने आ रहे हैं क्या इस घटना को लेकर? नहीं, जनप्रतिनिधि की बात नहीं है। यहाँ पुलिस ये बता रहे हैं कि अभी छानबीन किया जाएगा, उसके बाद पूरा खुलासा किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र। और खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में आग लग गई है। रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर यह भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में आग लगी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी नोएडा से आपको बता रहे हैं। अट्टा में आग लग गई है। रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर आग लगी है। नोएडा के सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में रेडीमेड गारमेंट पर आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है अट्टा में। इसके साथ ही आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तत्काल पहुंची मौके पर और जो आग जनी हुई थी उस पर काबू पा लिया गया। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के अंदर में यह आता है। सेक्टर 18 अट्टा नोएडा, जहां पर अट्टा मार्केट में एक कपड़े की दुकान में, गारमेंट्स दुकान में भीषण आग लग गई सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट में, और तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। राहत की खबर यह है कि किसी हताहत की खबर नहीं आई है, लेकिन हां, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया अट्टा मार्केट में। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अट्टा मार्केट की, जहां पर एक भीषण आगजनी की घटना हुई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। नितिन जुड़ गया हमारे साथ, हमारे संवाददाता। नितिन, कब और कैसे हुआ हादसा? देखिए, बोल ये नोएडा के सेक्टर 18 अट्टा मार्केट में भीषण आग लग गई थी, जिसको जो है रेडीमेड गवर्नमेंट की दुकान थी, कपड़ों की दुकान थी। लाखों का सामान जलकर जो है उसका खाक हो गया था। सूचना जब मिलेगी यहाँ पर आग लगने की सूचना शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है। जो दुकान के मालिक थे उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था दुकान में, और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग की घटना सामने आई है। फिलहाल कितने के नुकसान की आशंका बताई जा रही है? कितने बजे हादसा हुआ? रात की खबर है, कब की खबर? जरा एक बार विस्तार से बताइए आप। जी देखिए, ये सूचना जब रात के 1:30 बजे की घटना बताई गई। 1:30 से 2 बजे के बीच की ये घटना है। और ये घटना जब इसमें आग लगी थी, जो आसपास के जो मकान मालिक हैं दुकान के, उन्होंने इसकी आग की सूचना दी थी। जो दुकान रेंट पे ली हुई थी, तो उसको जो दुकान वाले थे उनको सूचना देने के बाद में ये बताया जा रहा है कि 1:30 से 2 बजे की रात की घटना है। और साथ ही इसमें लाखों का जो माल था वो जल के खाक हो गया। तो उसको देखते हुए जो दुकान के अंदर जो दुकान का मालिक थे उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग का पर बताया जा रहा है। और साथ ही दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं मौके पे पहुंच के जो आग को काबू पा लिया गया। चलिए, शुक्रिया आपका नितिन जानकारी के लिए।
मथुरा से खबर है जहां पर श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान हिंदू संगठन ने किया था, इसको लेकर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां पर श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। शाही ईदगाह मस्जिद के जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। आने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। आधुनिक हथियारों से लैस है सुरक्षाकर्मी और मुस्तैदी के साथ ऐसा पूरे इलाके की सुरक्षा की जा रही है। किसी प्रकार की कोई उपद्रव की खबर ना आए यहां सामने, किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो, उसको लेकर पुलिस बेहद सक्रिय है। मथुरा से खबर बता रहे हैं जहां हनुमान चालीसा पाठ को लेकर पुलिस सख्त हो गई है और हिंदू संगठनों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ये हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह क्षेत्र में ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह क्षेत्र में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था, जिसको लेकर पुलिस सख्त हो गई है। शाही ईदगाह मस्जिद के जाने वाले रास्तों को भी सील कर दिया गया है। आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। आधुनिक हथियारों से लैस दिखे हैं सुरक्षाकर्मी। मथुरा से आपको खबर बता रहे हैं, शाही ईदगाह मस्जिद के जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर निगरानी, पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। किसी प्रकार का कोई हंगामा ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई उपद्रव की घटना ना हो जाए, उसको लेकर हर एक आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग भी पुलिस कर रही है। दरअसल हिंदू संगठन ने शाही ईदगाह क्षेत्र में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था और जिसको लेकर पुलिस ने अब सुरक्षा बढ़ा दी है। मथुरा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मनोहर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या अपडेट, क्या जानकारी? पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है फिलहाल हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की मैं आपको बता दूं कि जो कि मथुरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने आज सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जो कि श्री कृष्ण भगवान के जो प्राचीन स्थल है वहाँ पर जलाभिषेक के लिए जा रहा था, जिसको की हिरासत में लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं को किया गया है। सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। 8 सेक्टरों में सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है। वहीं अगर बात करें तो 2 सुपर जोन, 4 जोन में इस सुरक्षा व्यवस्था को रखा गया है। आपको बता दें कि लगभग 1260 जवानों को, जो पुलिस के जवान हैं, उनको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर तैनात किया गया है और हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और कई जगह पर चेकिंग भी की जा रही है। मैं आपको बता दूंगा, जो कि हिंदूवादी संगठन है, उन लोगों ने आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन स्थल पर जो कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए ऐलान किया गया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार उनसे वार्ता भी की गई थी, लेकिन वार्ता के माध्यम से कोई हल नहीं निकला, जिसको लेकर लगातार जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो हट पर अड़े हुए थे हनुमान चालीसा को लेकर, जिसे लेकर जो कि आज 6 दिसंबर है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था को किया गया है। जी पुलिस, आज हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया गया था मनोहर, लेकिन फिलहाल हनुमान चालीसा का पाठ आज कितने बजे किया जाएगा और उस वक्त जब हनुमान चालीसा का पाठ चलेगा शाही ईदगाह मस्जिद क्षेत्र में, तो वहां पर और पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जो हिंदूवादी संगठनों ने जो हनुमान चालीसा का ऐलान किया था, जिसे लेकर पुलिस लगातार उनकी धरपकड़ में लगी हुई थी। लगातार उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे थे, जिसे लेकर जो कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई और कई जो कि हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है और लगातार जो कि उन्होंने लगभग 12 बजे का तय समय रखा था, जिसको लेकर पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कमर कस रखी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए मनोहर। बात कोटद्वार की करेंगे, जहां पर जौनपुर में भारी मात्रा में पॉलिथीन मिली है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध होने के बाद भी पॉलिथीन व्यापारी लगातार पॉलिथीन बेच रहे हैं। कोटद्वार में चेकिंग करके सबको सख्ती के साथ चेतावनी दी गई थी कि कोई भी पॉलिथीन ना बेचे। उपजिलाधिकारी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने जौनपुर के एक गोदाम में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक पाई गई थी। उपजिलाधिकारी के आदेश के बाद तहसीलदार की निगरानी में दोनों गोदाम सील कर दिए गए हैं। उपजिलाधिकारी का कहना था कि मना करने के बाद भी थोक व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक बेच रहे हैं, इसलिए कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई की गई है और आगे भी यह अभियान लगातार चलता रहेगा।
तो तहसीलदार की निगरानी में गोदाम सीज किए जा रहे हैं। पॉलिथीन विक्रेता हैं कि अपनी मनमानी से मान ही नहीं रहे। प्रशासन की सख्त हिदायत के बावजूद भी, चेतावनी के बावजूद भी पॉलिथीन बेची जा रही है, जो कि पॉलिथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। देश में पॉलिथीन बेचने पर आपका जुर्माना हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, लेकिन बावजूद उसके इन तमाम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए पॉलिथीन व्यवसायी हैं कि पॉलिथीन बेचने से रोक ही नहीं रहे। उत्तर प्रदेश का विधानसभा उपचुनाव लंबे वक्त न सिर्फ अपने चुनावी प्रचार के लिए बल्कि चुनाव प्रचार के लिए दौरान हुई सियासी बयानबाजी के लिए याद रखा जाएगा। इस चुनाव में सियासत के सूरमाओं ने ऐसी डायलॉगबाजी की है जिसकी टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी के अंदाज को लेकर बॉलीवुड हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता भी दंग रह जाएंगे। किसने शोले के डायलॉग मारे तो किसी ने नेताजी को याद कर डिंपल को बेचारी तक बोल डाला। ये किसी ने 100 विधायक लाओ तो सीएम बना लो और सीएम बन जाओ का नारा भी बुलंद किया। रिपोर्ट आप देखिए। रियल लाइफ या बड़े पर्दे पर तो आपने अभिनेताओं को राजनेताओं का किरदार निभाते और भारी भरकम डायलॉग को डिलीवर करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ के ऐसे राजनेताओं के बारे में बताएंगे जिनकी डायलॉग डिलीवरी सुनकर बड़े बड़े फिल्मी दिग्गज उनके मुरीद हो गए। यूपी उपचुनाव के रण में इस बार हमको न सिर्फ ड्रामा बल्कि इमोशन, डायलॉग, एक्शन और सस्पेंस की पूरी दास्तान देखने को मिली, जिसको देखकर लगा कि हम राजनीति के सूरमाओं की सियासी जनसभाओं को नहीं बल्कि किसी ड्रामा और इमोशन से भरी सियासी फिल्म को देख रहे हैं। बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है। तो दुनिया है सर, थूक रही है हम पर दुनिया। बहुत कमाल है। अगर अकल होती तो वो लोग जो आज दावा कर रहे हैं कि 35 बरस बाद हमने छोड़ा है, इसलिए जिंदा खुदकुशी हराम। हर लम्हा जुल्म का इंतजार। ये आबादी बदनसीबों की आबादी है। कुछ याद आया आपको? साल था 1975, फिल्म आई थी शोले। अरे हाँ, वही फिल्म जिसमें अमजद खान ने गब्बर का किरदार निभाया था, जिसमें गब्बर कहता है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। शोले फिल्म में ठाकुर का जो गांव था उसका नाम था रामगढ़, लेकिन अब हम आपको रियल लाइफ के सियासी गब्बर के बारे में बताते हैं। ये गब्बर रामपुर का है, जिसके डायलॉग ने रामपुर के सियासी रण में महफिल ही लूट ली। अगर आज अमजद खान जिंदा होते तो इस डायलॉग को सुनकर वो यही कहते, वाह आजम साहब क्या डायलॉग मारा है। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। रामपुर के इस गब्बर ने जहां सियासी रण में अपने डायलॉग से महफिल लूट ली, तो वहीं इमोशनल ड्रामे ने रामपुर के कुछ लोगों को भी इमोशनल कर दिया। आप भी सुनिए वो इमोशनल ड्रामा। इसलिए जिंदा क्योंकि खुदकुशी हराम। घर से नहीं निकले आप, 32% वोट दिया आपने और 40% देते तो आसिम राजा आज 60,000 70,000 वोट से जीता पार्लियामेंट होता और मेरी वकालत कर रहा होता पार्लियामेंट में। आपने हरा दिया उसे। शाबाश, मुबारक आपको, मुबारक अय्यूर रामपुर वालों, आपको एसी की ठंडक मुबारक, कूलर की ठंडक मुबारक, टाइल्स लगे हुए घर मुबारक,
पत्थर के फर्श मुबारक फिसल के गिर जाते अगर वोट डालने चले जाते। फिल्मों में आपने कई बार सुना होगा, पैसे लाओ और अपने परिजनों को ले जाओ। लेकिन यूपी की सियासत की फिल्मी दुनिया से इन डायलॉग का नया वर्जन सामने आया है, जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फिल्माया गया है। आप भी सुनिए क्या है वो डायलॉग। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया और मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा? बड़े पर्दे पर अमूमन किसी बदनसीब के लिए अपने कलाकारों को बेचारा करते सुना होगा, लेकिन इस बार उपचुनाव में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने डिम्पल यादव को ही बेचारी बता डाला। बेचारी डिम्पल जी को चुनाव लड़ा करके हराने के लिए भेज देते हैं। फिरोजाबाद में भी इन्होंने यही किया था ना, और कन्नौज में भी यही किया था। चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। फिल्मों में हमने कई बार देखा था कि कोई शख्स अपने परिवार से अलग हो जाता है, लेकिन विपत्ति आने पर वो फिर अपने परिवार के साथ खड़ा नजर आता है। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी की सियासी रण में देखने को मिला, जहां भतीजे अखिलेश से नाराज होकर चाचा शिवपाल समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो फिर से भतीजे के साथ आकर खड़े हो गए और एक जनसभा को संबोधित करते हुए वो इमोशनल हो गए और ऐसा डायलॉग मारा कि अखिलेश भी अपने चाचा के मुरीद हो गए। और मैं आज यहाँ पर आपको भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया। तो आज हमें जनता के सामने मैं कहना चाहता हूँ, आपको भी हम कभी निराश नहीं करेंगे। अब जब शिवपाल सिंह यादव फिर से अखिलेश के साथ आ खड़े हुए, तो मैनपुरी में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें पेंडुलम बता दिया। इस पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष ने ऐसा डायलॉग मारा कि सीटियां बज उठी। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करवेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं। वो पेंडुलम नहीं है, वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां। खैर, ये सियासत है, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं। यहाँ पब्लिक ही डायरेक्टर है और पब्लिक ही प्रोड्यूसर है। अब इंतजार होगा 8 का, जब पता चलेगा कि आखिर जनता को किसकी फिल्म और किसके डायलॉग पसंद आए। ये पता चल जाएगा, मगर नतीजा कुछ भी आए, हकीकत ये है कि ये चुनाव सियासी बयानबाजी के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।